हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अपनी जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है। तो एग्ज़ाम की जो डेट रहने वाली है वो है 23 जनवरी। ठीक है, यानी कि 23 जनवरी को अपनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्या आ चुकी है डेट, यानी कि एग्ज़ाम होगी। ठीक है, अब दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, केमिस्ट्री का संपूर्ण रिवीजन करवाने वाला हूं और फिर इसके बाद में आप लोगों का इसका पार्ट 2 भी आएगा, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो एक मिनट। सो दोस्तों, आप लोगों को सही दिख रहा होगा। तो मैं क्या करवाऊंगा आप लोगों को इसमें, केमिस्ट्री का मैं क्या करवाऊंगा, ये पार्ट 1 है और इसके बाद में पार्ट 2 आएगा। तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए 10 चैप्टर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग मैं यहाँ पर 50 से 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है एक तो, दूसरी बात लोगों के पास इसको शेयर करना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं देखने वाले उनके पास शेयर करने वाला है। तीसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करना है कि आप लोगों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस टॉपिक से ही आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन यहां पर करवाऊंगा और आप वो टॉपिक आप लोगों को अच्छे से करवाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों के एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों की इसी तरीके से फिजिक्स की और इसी तरीके से जो बायोलॉजी है उसके भी जो सारे इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन लाया हूं मैं कहां से लाया हूं पता है, तो ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूं ये लाया हूं मैं आप लोगों की जो आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी की जो बुक है उसमें से जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। इसके बाद में मैं और भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझना कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन बनेगा केमिस्ट्री में सबसे पहला, और वो बनेगा ठोस अवस्था से। पहला जो आप लोगों का चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उससे आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए, जरा देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा कि काय केंद्रित घन संकुलन बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि काय केंद्रित घन संकुलन में बीसीसी की संख्या कितनी होती है। दोस्तों बात करें हम बीसीसी, एफसीसी, इस तरीके के आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं यहां पर इसको लेकर आया हूं। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अब एग्जाम आ चुकी है, अगर हम अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसमें से इस जो पोर्शन करवा रहा हूं, केमिस्ट्री की 2 क्लासें ले रहा हूं, इनमें आप लोगों के कम से भी कम नहीं ना तो 20 क्वेश्चन आप लोगों के एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट ला रहा हूं। यहां पर मेरे को यहां पर इनको लिखने में ही कम से कम 1.5 घंटा लगा है। अब आप लोग सोच समझते हैं कि कितना यहां पर वो किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहां पर जो है कि काय केंद्रित घन संकुलन बीसीसी की बात करें दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी परमाणु की संख्या, 2 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न बनेगा देखिए यहां पर अगला प्रश्न ये है कि यहां पर देखिए ये दे रखा है एंटीमनी और आईएन दे रखा है। तो ये जो है किस समूह में नहीं आते हैं, किस समूह में नहीं आते हैं। ये जो 2 तत्व दे रखे हैं आप लोगों को यहां पर देखिए, एक तो दे रखा है आईएन और एक दे रखा है एसबी। अब ये जो है पी ब्लॉक के कौन से तत्व यानी कौन से समूह में नहीं आते, तो ये 13वें और 15वें समूह में नहीं आते। याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा एक कि ये आईएन और एसबी जो हैं वो किस समूह में नहीं होते, तो वे कौन से समूह में नहीं होते, तो वे 13वें और 15वें समूह में नहीं होते। एक बार मैं देख लेता हूं कैमरा सही चल रहा है या नहीं। जी हां, अब देखिए अगला जो अपना क्वेश्चन बनेगा अपना कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में आप लोगों की, तो दोस्तों कि यहां पर ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन में HCP में जो कुल परमाणु की संख्या पूछेगा। देखिए क्या पूछ रहा है कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में HCP में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है बताओ। तो HCP में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो कुल जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। याद रह जाएगा। चलो
याद रह जाएगा यहां तक। अगला प्रश्न देखो क्या बनेगा हमारा, देखिए कि एक पी प्रकार का पदार्थ विद्युत रूप से, एक पी प्रकार का, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, देखिए एक पी प्रकार का पदार्थ जो विद्युत रूप से किस तरीके का होगा बताओ, उदासीन होगा या फिर क्या होगा बताओ। तो जो पदार्थ होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। ओके, अगला है कि वीओ एक तत्व है, वीओ जो कि अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है या किस तरीके का है, तो अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा बताओ तो देखा जरा। सही जवाब कि जो वीओ जो है ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। किस प्रकृति का हो जाएगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। याद रखना है क्योंकि यहां पर इस तरीके के ही आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। अगला है कि यहां पर चलो मैं तुमसे पूछता हूं कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है बताओ। शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है बताओ। शुद्ध जल की मोलरता बताओ। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है जरा बताओ तो शुद्ध जो जल होता है उसकी मोलरता दोस्तों कितनी होती है, तो उसकी जो मोलरता होती है वो होती है 55.55। कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 55.55 यानी कि 55.5 होती है। क्या शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 55.5। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन था 2018 यानी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो शुद्ध जल होता है उसकी मोलरता कितनी होती है, तो वो होती है 55.55। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि ताप बढ़ाने पर बताओ तो जरा। ताप बढ़ाएंगे अगर हम किसी पदार्थ का अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, चलो बताओ। अगर किसी पदार्थ का हम ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका वाष्प दाब अगर बढ़ेगा कि घटेगा बताओ। तो उसका जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा साथियों, उसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। याद रह जाएगा। अगला प्रश्न हमसे कैसे पूछेगा, अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न यह है कि ताप बढ़ाने पर जल में H2 गैस की विलेयता क्या होगी। अगर हम किसी जल है, एक पात्र में जल है और उस जल का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो बताओ कि H2 गैस की विलेयता बढ़ेगी कि घटेगी बताओ। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमने पात्र लिया और इस पात्र में हमने जल ले लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर अगर हम इसके अंदर ताप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम 200 केल्विन ताप ले रहे हैं और इसके बाद में हमने ताप बढ़ाकर 500 केल्विन कर दिया, तो बताओ इसमें अंदर हाइड्रोजन गैस की जो है मात्रा बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी कि घटेगी। तो सभी को पता होगा कि विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर एक प्रेशर कुकर है और प्रेशर कुकर में जब वहां पर अगर हम उनने शुरू में उसको रखा है गैस के ऊपर, तो उसकी जो क्या होती है, सीटी बहुत कम आती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है और वहां पर बहुत तेजी से क्या आती है, सीटी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो जल में H2S गैस की विलेयता बढ़ेगी। याद रह जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछेगा कि NaCl, देखिए इधर देखिए NaCl एक तो होता है एक्वस, ठीक है, एक तो होता है एक्वस और एक होता है NaCl, एक होता है सॉलिड और एक होता है NaCl, वो क्या होता है, एक तो होता है NaCl गैस होती है, एक सॉलिड होती है और एक एक्वस होता है। अब बताओ इन तीनों में से आप लोगों को बताना है कि NaCl जो है इनमें से कुचालक कौन सा है। कुचालक कौन सा है दोस्तों, तो बताना है कि कुचालक कौन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुचालक, देखिए कुचालक क्या हो जाएगा, NaCl सॉलिड। NaCl सॉलिड क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि NaCl का मतलब होता है नमक और अगर हम किसी जल में अगर नमक मिला देते हैं तो वो जो होता है क्या, वो जो जल होता है वो क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, यानी कि उसमें करंट आएगा।
आएगा ना। लेकिन अगर हम साधारण नमक का एक पत्थर ले लें, एक नमक का पत्थर ले लें, तो बताओ क्या उस नमक के पत्थर में करंट आएगा? नहीं आएगा ना। तो NaCl जो सॉलिड अवस्था में क्या होगा? कुचालक होगा। सॉलिड अवस्था में क्या हो जाएगा दोस्तों? कुचालक हो जाएगा। कौन? NaCl। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है कि सेल स्थिरांक जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? सेल स्थिरांक जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? इकाई बतानी है किसकी? सेल स्थिरांक की। तो दोस्तों सेल जो स्थिरांक होता है उसकी इकाई क्या होती है? तो सेल स्थिरांक की इकाई अभी बताता हूं। देखिए, जो सेल स्थिरांक जो होता है उसकी इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होती है दोस्तों? सेल स्थिरांक की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक की इकाई होती है किसकी? तो सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला प्रश्न मैं पूछता हूं कि विद्युत की चालकता के विशिष्ट चालकत्व की इकाई बताओ। विशिष्ट चालकता के विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होगी? तो दोस्तों चालकता के विशिष्ट चालकत्व की इकाई जो होगी वो ये होगी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो सेल स्थिरांक का आ जाए या फिर चालकत्व की विशिष्ट चालकता का क्या पूछ ले? इकाई पूछ ले। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चालकता की जो सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है वो कितनी होती है? तो वो क्या होती है? देखिए, सेल स्थिरांक की तो होती है सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि अगर हम बात करें विशिष्ट चालकत्व की तो वहां पर कितनी होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। उत्कर्ष क्रेजी आप लोगों को सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर, या तो जाकर, या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों का एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी मैं बता देता हूं। अगले 2 या 3 दिन में आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी लगभग 11 तारीख के लगभग आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, कितने? लगभग 11 या 12 तारीख के लगभग आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं भाई। देखो अगला प्रश्न हमसे यह पूछ सकता है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री में हमसे अगला प्रश्न यह पूछ सकता है। यहां तक हो गया चालकता का विशिष्ट चालकत्व। अब हमसे पूछेगा कि अगर एक सेल है और उस सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या उदासीन होगा? एक सेल है और उस सेल में क्या हो रही है? रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो उस जो सेल है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया अगर संपन्न हो रही है तो सेल का विद्युत वाहक क्या हो जाएगा? तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा? अगला प्रश्न ये बनेगा कि लोहे की सीट है, एक लोहे की सीट है, एक लोहे की सीट है, और इस लोहे की सीट पर जो है विद्युत लेपन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ये एक लोहे की सीट है, इसके ऊपर अगर हमको विद्युत लेपन करना है, विद्युत का ऐसे हम लेप करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम किस तरीके की परत चढ़ाएंगे? तो इसके ऊपर बताओ दोस्तों किस तरीके की परत चढ़ाएंगे? तो इसके ऊपर हम किसकी परत चढ़ाएंगे? जिंक की। किसकी परत चढ़ाएंगे? जिंक की। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि एक लोहे की सीट पर विद्युत लेपन किसकी परत के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है जिंक की परत के द्वारा। याद रह जाएगा। चलो अगला प्रश्न हमसे क्या पूछेगा? अगला प्रश्न है कि जंग लगना किसका मिश्रण है? अगर किसी आप लोगों ने देखा होगा किसी लोहे पर अगर जंग लग रही है, लोहे पर जंग लग रही है, तो उस लोहे पर जो जंग लग रही है उस पर किसका मिश्रण है? बताओ। देखा बताओ तो उस पर किसका मिश्रण है? तो दोस्तों उस पर जो मिश्रण होता है वो किसका होता है? आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहीं पर देखा हो तो जो जंग लगती है वहां पर अलग ही तरह का क्या बन जाता है? एक परत सी बन जाती है, और वो जो मिश्रण होता है वहां पर वो किसका होता है? तो वो वहां पर जो मिश्रण होता है वो होता है क्या? Fe2O3 और FeOH का होल ट्वाइस। तो किस किस का होता है? देखिए जरा, देखिए तो इधर किस किस का होता है? देखिए Fe2O3
एक तो इसका मिश्रण होता है और एक मिश्रण किसका होता है, FeOH का होल थ्राइस। ये दोनों जो चीजें हैं इनका मिश्रण होता है कहां पर, अगर किसी लोहे पर जंग लगी हुई है तो वहां पर किसका मिश्रण होता है, इनका ही मिश्रण होता है। याद रह जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा, अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है, उसका वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है बताओ। तो उसका जो वेग स्थिरांक होता है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई होती है दोस्तों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसकी होती है, तो वो किसकी होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है। अगला प्रश्न हमसे पूछेगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या संबंध है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसमें एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या है, तो वो जो संबंध होता है वो होता है माइनस का EA अपॉन, क्या होता है, माइनस का EA अपॉन 2.303 R। ये एक संबंध होता है और इसको आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये आप लोगों को ड्राइव नहीं करवाएगा। आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसमें एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है, तो वो जो संबंध होता है वो होता है माइनस का EA अपॉन 2.303 R होता है। याद रह जाएगा यहां तक। अरे बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार कैमरा देख लेता हूं। हाँ, तो अब देखिए यहां पर अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा दोस्तों। देखिए अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि आरएनएस जो समीकरण होती है वो क्या होती है, यानी आरएनएस समीकरण वो आप लोगों से पूछेगा आरएनएस समीकरण कौन सी है, और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरएनएस जो समीकरण होती है वो क्या होती है, तो वो जो होती है वो होती है K बराबर AE। देखिए यहां पर लिख देता हूं, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए जो उसकी जो समीकरण होती है वो क्या होती है, किसकी, आरएनएस की जो समीकरण होती है वो क्या होती है, तो आरएनएस की जो समीकरण होती है वो होती है क्या, कि K बराबर AE, और AE की पावर जो है माइनस का EA अपॉन, क्या हो जाएगा, EA अपॉन RT। अब देखो कैसे हुआ ये, देखिए K बराबर A और फिर E की पावर में है, ये जो है वो सब E की पावर में है, कौन, ये। ठीक है, तो इसकी जो क्या बनेगी, K बराबर AE और EA अपॉन RT। ये जो है क्या है, ये आरएनएस समीकरण है। याद रह जाएगा। चलो भाई चलो आगे चलते हैं। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, आगे हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए आगे हमसे पूछ रहा है कि HNO3 जब धातुओं से अपचयित होता है, HNO3 जब धातुओं से अपचयित होता है तो एक भूरी गैस देता है। कौन सी गैस देता है, एक भूरी गैस देता है, और उस भूरी गैस को क्या कहते हैं, तो भूरी गैस कौन है, तो भूरी गैस देता है कौन, NO2। याद रखना है वो भूरी गैस क्या है, NO2 है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछेगा कि सबसे अधिक जो बंद कोण होता है वो किसमें होता है। सबसे अधिक बंद कोण किसमें होता है दोस्तों, तो सबसे अधिक जो बंद कोण होता है वो होता है NH3 में। किसमें होता है, NH3 में सबसे अधिक बंद कोण होता है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि सबसे अधिक बंद कोण किसमें होता है, तो NH3 में होता है। अगला प्रश्न हमसे पूछेगा कि सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक बंध किसमें होता है, तो सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक जो बंध होता है वो होता है HF में। सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक बंध की अगर बात करें तो वो होता है किसमें होता है दोस्तों, हाइड्रोहेलिक जो बंध होता है वो होता है HF में। याद रह जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इसी तरीके से मैं आप लोगों के सारे चैप्टर क्लियर करवा दूंगा दोस्तों, और आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत कम प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों, क्योंकि सारे तो यहीं पर आ गए ना।
इसके बाद में हम फिजिक्स की क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट करेंगे। क्या है कि एक बार पहले केमिस्ट्री का हो जाए, फिजिक्स का, और फिर उसके बाद में बायोलॉजी का, फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर करते रहेंगे, क्योंकि 2-2 दिन में आप लोगों के बुक के करवा रहा हूं। ये तो बुक करवा रहा हूं। ये तो आप लोगों को ये है कि बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लोग ये 2 क्लास देख लेते हैं तो आप लोगों को बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस ये है इसमें, ठीक है। अब देखिए अगला क्या बनेगा कि सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी किसकी होती है। तो जो सर्वाधिक जो आयनन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है, तो सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी होती है नाइट्रोजन की। किसकी होती है, जो सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी होती है वो होती है नाइट्रोजन की। याद रह जाएगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो 1 मिनट के लिए ब्रेक चाहूंगा मैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यहां तक हमने कर लिया था कि सर्वाधिक जो आयनन एंथैल्पी है वो किस में होती है। तो सर्वाधिक जो आयनन एंथैल्पी होती है वो नाइट्रोजन की होती है। किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। क्या, सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी जो है वो नाइट्रोजन की क्या होती है, सर्वाधिक होती है। याद रह जाएगा। अब आप लोगों से पूछेगा कि जो हास्य गैस का मतलब जो होता है वो होता है हंसने वाली गैस। हंसने वाली जो गैस होती है उसके बारे में पूछेगा। और जो कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों से वो ऐसे पूछेगा कि हास्य गैस कौन सी है। अब कई सारे लोगों को पता होगा कि N2O हास्य गैस होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको जो है इसका नाम क्या होता है। बताओ, नाइट्रिक एसिड होता है, नहीं, तो इसका जो नाम होता है ना वो याद रखना है कि हिंदी में इसका नाम क्या होता है। तो वो जो होता है वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका नाम होता है और N2O इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हास्य गैस N2O को बोलते हैं और इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रह जाएगा। चलो अगला है कि हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाइड्रोजन जो होता है उसमें उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। बताओ, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, आयोडीन की, बताओ किसकी होती है। तो जो हैलोजन जो गैस होती है, हैलोजन जो गैसें होती हैं उसमें उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की। किसकी हो जाएगी दोस्तों, क्लोरीन की क्या हो जाएगी, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनेगा आप लोगों का कि +7 जो है वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। +7 जो है वो क्या दर्शाता है, तो वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इसमें +7 की ऑक्सीकरण अवस्था किसकी हो जाएगी, तो Mn जो है वो कौन है कि जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, Mn जो है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। याद रह जाएगा। चलो अगला है कि लैंथेनॉइड सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी। जो लैंथेनॉइड जो तत्व होते हैं, पता होगा आप लोगों को, लैंथेनॉइड जो तत्व होते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो जो लैंथेनॉइड जो तत्व होते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। दोस्तों यहां से आप लोगों के काफी क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि जो आप लोगों का सिलेबस था वो आरबीएससी की बुक थी, ठीक है, आरबीएससी की बुक थी। तो आरबीएससी की बुक से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए लैंथेनॉइड जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसकी कितनी होगी, +3 होगी। अब यहां से आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि K3, देखिए K3F6CN6 इसमें Fe जो है क्या, Fe जो है उसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है इसकी। कैसे निकालेंगे, तो देखिए K की क्या होती है, एक तो 3 और इसकी निकालनी है Fe की, तो X + Cn की कितनी होती है 1, तो ये कितने हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 6 बराबर में 0, तो X बराबर में 6 - 3 X बराबर में 3 कितना आ जाएगा 3। तो K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +3 Fe की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। अरे बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है भाई, अरे भाई नहीं है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फटाफट से धांसू शेयर कर दो इसको। अब देखिए अगला जो है आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि EDTA
EDTA -4 है यहां पर, देखिए EDTA -4 की समन्वय संख्या कितनी होती है? EDTA -4 की समन्वय संख्या कितनी होती है? दोस्तों स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि EDTA -4 की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो समन्वय संख्या होती है कितनी? 6 + 6 इसकी समन्वय संख्या होती है, याद रह जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं कि COEN2Cl2 ये प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाशिक समावयवता है या क्रियात्मक समावयवता है? कौन सी ये समावयवता है? सही जवाब, तो ये एक प्रकाशिक समावयवता है। क्या? COEN का होल ट्वाइस Cl2 जो है एक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, याद रह जाएगा। अगला पूछता हूं, अगला बताइए कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा एक तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें एक तत्व पाया जाता है, और उस तत्व का क्या नाम है? उस तत्व का नाम है दोस्तों मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम उस तत्व का नाम है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में। अगला है कि एथेनॉल जो होता है वो कौन सी अभिक्रिया देता है? एथेनॉल जो होता है वो कौन सी अभिक्रिया देता है? बताओ जरा कि एथेनॉल जो होता है वो कौन सी अभिक्रिया देता है? जो एथेनॉल जो होता है वो कौन सी अभिक्रिया देता है? तो एथेनॉल जो होता है वो देता है कौन सी? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी? हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है कौन? एथेनॉल। याद रखना है कि एथेनॉल जो होता है वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि हाइड्रोजन का जो विनिमय होता है वो किस अभिक्रिया में होता है? हाइड्रोजन का जो विनिमय होता है वो किस अभिक्रिया में होता है? जरा बताइए तो, बताओ। हाइड्रोजन का विनिमय जो होता है वो किस अभिक्रिया में होता है? तो हाइड्रोजन का जो विनिमय होता है वो होता है फिंकलस्टीन अभिक्रिया में। किसमें होता है दोस्तों? फिंकलस्टीन जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? विनिमय होता है। किसमें? फिंकलस्टीन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? विनिमय होता है, याद रह जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछेगा कि C6H5Cl जो होता है वो किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? C6H5Cl जो है वो किसका उदाहरण है? तो वो जो उदाहरण है वो किसका है? हेलो एरिन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? हेलो एरिन का उदाहरण है। वो इसी तरीके से पूछेगा कि C6H5 जो Cl है वो किसका उदाहरण है? तो C6H5 जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? किसका है? बताओ, मैंने बताया ना अभी, बताओ। तो वो जो उदाहरण है वो किसका है? हेलो एरिन का उदाहरण है। अगला है SN2 अभिक्रिया में क्या बनते हैं? SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्थाएं बनती हैं। क्या बनती हैं दोस्तों? SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्थाएं बनती है, याद रह जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहां पर बात करूं मैं तो अब मैंने आप लोगों के 10 चैप्टर तक के ये क्वेश्चन लिए हैं, तो आज आप लोगों के इस वीडियो में 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, क्योंकि 10 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन है कि CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? CCl4 का किसका? CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? जरा बताइए तो कि CCl4 जो होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण बताना है आप लोगों को। किसका? CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो CCl4 का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? CCl4 का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है 0। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक जो है हमने 10 चैप्टर क्लियर कर लिए। कितने? 10। और जो नेक्स्ट अगली वीडियो आएगी इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग 7 चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों एक बार मैं फटाफट से एक बार इसका रिवीजन करा देता हूं। जो भी हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है उसका फटाफट से एक बार रिवीजन देख लेते हैं, फटाफट से रैपिड रिवीजन, ताकि यहां से तो हम अगर यहां से कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत ना हो। ठीक है, अगर आते हुए भी कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, हमने यहां पर पढ़ लिया और फिर भी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों का एडमिट कार्ड आने वाला है जल्दी ही। ठीक है,
तो एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, काय केंद्रीय घन संकुलन बीसीसी अवस्था में जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है 2। IN और SV जो है वर्ग नंबर 13 और 15 के समूह नहीं है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो है किसमें होगी, HCP में। इसमें कुल कितने परमाणु होंगे, 6 होंगे। याद रखना है कितने परमाणु होंगे, 6 परमाणु होंगे। एक पी प्रकार का पदार्थ में वैद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन होगा। VO जो है वो क्या है, अनुचुंबकीय है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.55 होती है। जल बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। कि ताप बढ़ाने पर जल में H2 गैस की विलेयता बढ़ेगी। NaCl सॉलिड अवस्था में क्या होता है, कुचालक होता है। जबकि अगर हम उसकी किसमें, सॉलिड अवस्था में तो क्या होता है, वो कुचालक होता है। जबकि अगर हम उसकी वो बात करें लिक्विड अवस्था में वो क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। जबकि चालकता में विद्युत चालकत्व की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और शैल में अगर रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है तो सेल का क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा, धनात्मक होगा। लोहे की सीट पर विद्युत लेपन किसका किया जाता है, जिंक का किया जाता है। जंग लगने पर किसके मिश्रण होते हैं, तो जंग लगने पर Fe2O3 और किसके, FeOH का होल थ्राइस। OH3 जो क्या होते हैं, इसका क्या होता है, जंग लगने पर मिश्रण होता है इन दोनों का। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। याद रखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या संबंध है, तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसमें होता है कि माइनस का EA अपॉन 2.303। ओके। अगला है कि आर्यनीय समीकरण क्या होती है, तो K बराबर कितनी होती है, K बराबर होती है AE, क्या होती है, AE और E की पावर माइनस में क्या, EA अपॉन क्या होती है, RT होती है। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कि जो HNO3 जब धातुओं से अपचयित होता है तो भूरी गैस देता है। और कौन देता है, NO2 देता है। और सबसे अधिक बंध कोण किसका होता है, NH3 का होता है। सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक बंध क्या होता है, HF होता है। सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। हास्य गैस यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि N2O होता है। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। +7 ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, Mn की। ठीक है। और लैंथेनॉइड सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दर्शाता है, +3 दर्शाता है। और K3FeCN6 में ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी, +3 आएगी। EDTA-4 की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहां पर बात करें COEN2Cl2 की क्या हो जाएगी, प्रकाशिक समावयवता हो जाएगी। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। एथेनॉल जो होता है वो कैसी अभिक्रिया देता है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है। हाइड्रोजन का विनिमय कहां होगा, फिंकलस्टीन अभिक्रिया में होगा। और C6H5Cl जो है किसका उदाहरण है, हेलोएरिन का। SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है, संक्रमण अवस्था बनेगी। और CCl4 का जो ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है केमिस्ट्री के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग डिमांड थी कि भाई हमको जो है केमिस्ट्री फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भाई अब टाइम बस ओनली 15 दिन का टाइम बचा है। और यहाँ पर 15 दिन तो नहीं, कल आप लोगों के 14 दिन बचेंगे, फिर 13 दिन बचेंगे। तो आप लोगों को फटाफट से रिवीजन करवाना है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और बता देना आप लोगों को किस टॉपिक पर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उस टॉपिक पर वीडियो आएगी। जय हिंद, नमस्कार।